नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 12 की लोक प्रशासन की किताब है और इसी पाठ्य पुस्तक का आज हम अध्याय 1 मुख्य कार्यपालिका करेंगे। लेकिन मुख्य कार्यपालिका के बारे में जानने से पहले कार्यपालिका के बारे में जानना जरूरी है और कार्यपालिका के बारे में जानने से पहले सरकार के बारे में जानना जरूरी है। आजकल सरकार इतना आम शब्द हो गया है कि हर कोई छोटी बड़ी बात के लिए इसका प्रयोग करने लगा है, जैसे मोदी सरकार, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आदि। लेकिन यहां यह बता देना जरूरी है कि एक व्यक्ति और एक पार्टी सरकार नहीं है। वास्तव में सरकार के 3 अंग होते हैं। अगर विद्यार्थी लोक प्रशासन का है तो उसके लिए सरकार के इन तीनों अंगों को जानना जरूरी है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं: विधानपालिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी। सरकार के इन तीनों अंगों के काम भी अलग अलग होते हैं। विधानपालिका की बात करें तो विधानपालिका का काम देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। इसी प्रकार कार्यपालिका का काम विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का काम कानूनों की व्याख्या करना और कानून तोड़ने वालों को सजा देना है। तो लोक प्रशासन के विद्यार्थी के लिए सरकार के इन तीनों अंगों और इन तीनों अंगों के कामों को जानना बहुत जरूरी है। अगर उसको अभी भी सरकार के बारे में पता नहीं चला है तो इसके बाद जो मुख्य कार्यपालिका हम करेंगे उसका भी उसको पता नहीं चल पाएगा। तो सरकार के 3 अंग है: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों अंगों के जो काम है वो भी हमने आपको बता दिए। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे को या विद्यार्थियों को ये तीनों चीजें या तीनों अंग अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। तो इन तीनों अंगों से, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों से मिलकर ही सरकार का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करने का काम करता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करने का काम करता है। अब बात आती है मुख्य कार्यपालिका की। तो जब आपने कार्यपालिका समझ लिया कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करने का काम करता है, तो मुख्य कार्यपालिका, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यपालिका कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं। मुख्य कार्यपालिका कार्यपालिका के सबसे बड़े अधिकारी को कहते हैं। वास्तव में मुख्य कार्यपालिका की धारणा व्यवसायिक संगठन के महाप्रबंधक, जिसको जनरल मैनेजर कहा जाता है, से ली गई है। जिस प्रकार व्यवसायिक संगठन में या एक उद्योग में महाप्रबंधक व्यवसाय का पर्यवेक्षण, सुपरविजन, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार मुख्य कार्यपालिका भी प्रशासनिक मशीनरी का, जो पूरा का पूरा प्रशासन है, प्रशासनिक मशीनरी का पर्यवेक्षण, सुपरविजन, निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण करता है। तो हमने ये जो धारणा है वास्तव में वो जनरल मैनेजर से ली। अतः मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय, बात आती है कार्यपालिका के, मुख्य कार्यपालिका के अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक प्रणाली के शिखर पर पदासीन होते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक प्रणाली के शिखर पर पदासीन होता है। किसी देश का प्रशासनिक ढांचा पिरामिड के आकार का होता है। आप सभी ने पिरामिड को जरूर देखा होगा, जैसे मिस्र के पिरामिड, चित्र में भी आप देख रहे हैं, ये पिरामिड है, ये पिरामिड का ये आकार है जिस प्रकार से मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं। तो पिरामिड को अगर आप ध्यान से देखें तो यह नीचे से चौड़ा और ऊपर से शिखर पर बिल्कुल तीखा होता है। तो जैसे जैसे आप इसको देखते हैं, नीचे चौड़ा है और ऊपर जाकर ये तीखा होता जाता है। इस तो सेम उसी प्रकार का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस प्रशासनिक ढांचे के शिखर पर या फिर हम चोटी पर केवल एक अधिकारी होता है जिसे मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कि जो प्रशासनिक ढांचे के शिखर पर होता है। किसी देश में मुख्य कार्यपालिका का रूप
वहां की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होता है। वह राजा भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है और मंत्रिमंडल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में राजा को मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है, भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड में कुछ लोगों की परिषद को मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। यदि किसी देश का शासन केंद्र और राज्यों में बटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राज्यपाल को मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। बात आती है मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों की। तो मुख्य कार्यपालिका जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे संसदीय और अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका, एकल और बहुल मुख्य कार्यपालिका, संवैधानिक और तानाशाही मुख्य कार्यपालिका, निर्वाचित और वंशानुगत मुख्य कार्यपालिका और वास्तविक और नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका। इनका विस्तार से वर्णन करना जरूरी है। जब तक इनका विस्तार से वर्णन नहीं किया जाता तब तक आप इनके अर्थ को या इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे संसदीय और अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। ये कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सरकार के तीन अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो बात आ रही है संसदीय और अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। कार्यपालिका की नियुक्ति विधानपालिका में से ही की जाती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानपालिका से होते हैं। कार्यपालिका अपने सभी कामों के लिए विधानपालिका, जिसको भारत में संसद कहते हैं, विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके लिए उसे विधानपालिका की कार्यवाही में भाग लेना होता है और संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। वैसे तो संसदीय कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं। वह तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक विधानपालिका में उसका बहुमत बना रहता है। यदि विधानपालिका में उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। संसदीय कार्यपालिका आगे दो प्रकार की होती है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। तो संविधान के अनुसार सभी शक्तियां राष्ट्रपति या राजा को सौंपी जाती हैं, लेकिन वह इनका प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता है। उसकी इन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। भारत, ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। दूसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई संबंध नहीं होता, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका और विधानपालिका में गहरा संबंध होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात दोनों स्वतंत्र रहकर अपने अपने कामों को करती है। इसमें कार्यपालिका अपने कामों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इस प्रकार की शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक नहीं होता है, बल्कि वह वास्तविक कार्यपालिका होता है और उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है जो संविधान के अनुसार उसे सौंपी जाती है। इस प्रकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को देश के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और चुने जाने के बाद राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और ये मंत्री अपने कामों के लिए विधानपालिका के प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति विधानपालिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है और न ही विधानपालिका राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। तो इन दोनों के संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अर्थ को तो इनके अंतर के द्वारा अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों में आप, ताकि दोनों के अंतर को समझ सके।
तो पहला नंबर पर हम कहेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है। संविधान के अनुसार उसे सभी शक्तियां तो मिली होती है, लेकिन वास्तव में वह उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान वास्तविक प्रधान होता है और संविधान के अनुसार उसे जो शक्तियां सौंपी जाती हैं वह उनका प्रयोग स्वयं करता है। दूसरा जो अंतर है, संसदीय कार्यपालिका में या संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण विधानपालिका में से ही किया जाता है और कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है। दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण विधानपालिका से नहीं किया जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग होती हैं। और तीसरा अंतर है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। विधानपालिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को पद से हटा सकती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। महाभियोग के अलावा कार्यपालिका को किसी भी तरह से पद से नहीं हटाया जा सकता। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है और विधानपालिका या वहां पर जिसको हम कांग्रेस कहते हैं संसद को, तो उसको राष्ट्रपति को 4 साल के कार्यकाल से पहले पद से नहीं हटा सकती है, सिर्फ महाभियोग को छोड़कर। चौथा अंतर है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रियों की स्थिति ऊंची होती है, वे विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रियों की स्थिति इतनी ऊंची नहीं होती है। इसमें सारे के सारे जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। दूसरा मुख्य कार्यपालिका का प्रकार है एकल और बहुल कार्यपालिका। तो दोनों में अगर बात करें अर्थ की, तो जब कार्यपालिका की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती हैं, जब कार्यपालिका की सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है तो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है, उदाहरण जरूर आपने देना है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। यह सही है कि वहां पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का विभाजन कर सकता है, शक्तियों को बांट सकता है, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए वही उत्तरदायी होता है। इसके विपरीत जब सभी कार्यपालिका शक्तियां एक व्यक्ति में निहित ना होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती हैं तो उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां पर 7 सदस्यों की एक परिषद होती है जो शासन को चलाती है। ये 7 सदस्य पद और स्थिति में बराबर होते हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है। यह सही है कि इस परिषद के सदस्य विधानपालिका द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वे उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तीसरा प्रकार है मुख्य कार्यपालिका का संवैधानिक और तानाशाही मुख्य कार्यपालिका। संवैधानिक और तानाशाही मुख्य कार्यपालिका, तो जब मुख्य कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा संविधान की धाराओं के अनुसार किया जाता है। जब मुख्य कार्यपालिका का चुनाव की बात कर रहे हैं हम, जब मुख्य कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा संविधान की धाराओं के अनुसार किया जाता है और मुख्य कार्यपालिका संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करती है, तो इसे संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक बल के कारण या सैनिक बल के कारण मुख्य कार्यपालिका के पद को प्राप्त कर लेता है और अपनी इच्छा से देश के शासन को चलाने लग जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक बल के कारण और सैनिक बल के कारण मुख्य कार्यपालिका के पद को प्राप्त कर लेता है और अपनी इच्छा से देश के शासन को चलाने लग जाता है, तो उसे तानाशाही मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व केवल शक्ति पर निर्भर करता है और वह केवल तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसके पास शक्ति रहती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के सैनिक शासकों की बात हम कर सकते हैं कि जब वो किसी भी समय शक्ति प्रधानमंत्री को पद से हटा देते हैं और सारी के सारे जो शासन की शक्तियां हैं वो अपने हाथों में कंट्रोल कर लेते हैं। चौथा प्रकार है मुख्य कार्यपालिका का निर्वाचित और वंशानुगत कार्यपालिका। तो जब मुख्य कार्यपालिका को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसे निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को
संसद सदस्यों और विधायकों द्वारा चुना जाता है। इसके विपरीत जब मुख्य कार्यपालिका का चुनाव वंश परंपरा के अनुसार किया जाता है तो इसे वंशानुगत मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की कार्यपालिका में राजा की मृत्यु होने के बाद उसके वंश में से ही किसी को मुख्य कार्यपालिका बना दिया जाता है। जैसे इंग्लैंड की महारानी वंशानुगत मुख्य कार्यपालिका का उदाहरण है। तो वहां जब भी राज परिवार में से राजा की या रानी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को ही राजा या रानी बनाया जाता है। और पांचवा प्रकार है वास्तविक और नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका। तो जब संविधान के अनुसार सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति या राजा को प्राप्त होती हैं, ध्यान से सुनिए, जब संविधान के अनुसार सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति या राजा को प्राप्त होती हैं लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता है तो इसे नाम मात्र की कार्यपालिका या नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। और जब नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है तो उसे वास्तविक मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई, लेकिन संविधान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी की सलाह अनुसार काम करेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका। तो ये बात आपने क्लियर गांठ बांध के रख लेनी है कि भारत में जो कार्यपालिका है वो मुख्य कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका। संविधान के अनुसार सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं लेकिन राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक मुख्य कार्यपालिका है। बात करें मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की तो मुख्य कार्यपालिका के कामों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए। एल डी वाइट ने मुख्य कार्यपालिका के कामों को 8 भागों में, एल डी वाइट जो हुए हैं मुख्य कार्यपालिका के कामों को 8 भागों में बांटते हैं। अनुकूल वातावरण की रचना करना पहला काम बताते हैं वो, दूसरा नीति निर्माण, तीसरा निर्देश जारी करना, चौथा बजट बनाना, पांचवा कर्मचारियों का चयन करना, 6 नंबर पर निरीक्षण और नियंत्रण, 7 नंबर पर पद मुक्ति या पद से हटाना और 8 नंबर पर जनसंपर्क या फिर लोक संपर्क। वहीं दूसरी ओर लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालिका के कामों का वर्णन करने के लिए पोस्ट कार्ड, POSTCORD, कुछ जो हैं विद्यार्थी इसको पोस्ट कार्ड कहने लग जाते हैं तो ये पोस्ट कार्ड नहीं है, ये पोस्ट कार्ड, POSTCORD। पोस्ट कार्ड शब्द उन्होंने मुख्य कार्यपालिका के कामों को बताने के लिए लूथर गुलिक ने दिया है। उनका कहना है कि पोस्ट कार्ड शब्द के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका के सभी काम आ जाते हैं। इस शब्द का प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी के कुछ शब्दों के पहले अक्षर से लिया गया है। जैसे P की बात करें तो प्लानिंग, योजना बनाना, O ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, S स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D डायरेक्टिंग, निर्देश देना, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, R का मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना और B का मतलब है बजट तैयार करना। चेस्टर बर्नार्ड एक और विद्वान हुए हैं लोक प्रशासन में, चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में मुख्य कार्यपालिका का काम समन्वय स्थापित करना बताया है। इन सब के आधार पर मुख्य कार्यपालिका के कामों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। तो 2 भागों में मुख्य कार्यपालिका के कामों को बांटा जा सकता है। एक है मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य और दूसरा है मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य। तो राजनीतिक कार्यों से हम शुरू करेंगे। मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य, तो उसमें पहला है नीति का निर्माण करना। मुख्य कार्यपालिका का सबसे पहला काम प्रशासकीय नीति का निर्माण करना है। वैसे तो नीति का निर्माण करना विधानपालिका का काम है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नीति का निर्माण करना मुख्य कार्यपालिका का ही काम,
मुख्य कार्यपालिका ही ऐसे अनेक निर्णय लेता है जो लोक प्रशासन के कार्य संचालन के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा है नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संसद का समर्थन प्राप्त करना। हम बात कर रहे हैं मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कामों में, तो नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संसद का समर्थन प्राप्त करना। जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहां मुख्य कार्यपालिका का सबसे पहला काम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में संसद का समर्थन प्राप्त करना होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी नीति और कार्यक्रम तभी लागू किया जा सकता है जब संसद उसे पास करे। इसलिए मुख्य कार्यपालिका का काम अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को विधान पालिका में रखना और उन्हें पास करवाना होता है, ये उसका राजनीतिक काम है। तीसरा राजनीतिक काम है अध्यादेश जारी करना। वैसे तो कानून बनाना विधान पालिका का काम है, लेकिन यदि संसद या विधान पालिका का अधिवेशन न हो रहा हो और देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिस पर काबू पाने के लिए तुरंत कानून बनाने की जरूरत हो, तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकता है। और चौथा है कार्यपालिका का एक और जो काम है वो है संसद में अपने दल का बहुमत बनाए रखना, क्योंकि वह तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक संसद में उसका बहुमत बना रहता है। एक और काम है मुख्य कार्यपालिका का जनसंपर्क स्थापित करना या लोगों से संपर्क स्थापित करना। लोगों से संपर्क स्थापित करना भी कार्यपालिका का एक मुख्य काम है। वास्तव में आज लोगों की भलाई करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनको यह विश्वास दिलाना भी जरूरी है कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जिन कामों को करने से जनता नाराज होती है उससे बचना भी जरूरी है। कार्यपालिका के लिए यह जरूरी है कि वह लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी देते रहे, ताकि लोग प्रशासन में रुचि लेते रहे और प्रशासन और जनता के बीच किसी भी प्रकार का अविश्वास का वातावरण न पैदा हो। इसके लिए जनसंपर्क स्थापित करना जरूरी है, और जनसंपर्क स्थापित करने के लिए कार्यपालिका समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन जैसे साधनों का प्रयोग करती है। जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में सरकार द्वारा लोक संपर्क विभाग की भी स्थापना की गई है। इस विभाग का मुख्य काम जनता को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना होता है। एक मुख्य कार्यपालिका का एक काम संसद में अपने दल को बहुमत बनाए रखना, ये हो गया है। और एक और काम है देश की आय और व्यय का बजट तैयार करना, इसे संसद में पेश करना और बाद में इसको पास करवाना, ये भी उसके मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कामों में आता है। दूसरा, हमने मुख्य कार्यपालिका के कामों को बांटा था प्रशासनिक कार्यों में। तो मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कामों को लूथर ग्लीक ने पोस्ट कॉर्ब POST शब्द के द्वारा प्रकट किया है। इस शब्द का प्रत्येक अक्षर एक विशेष कार्य के बारे में बताता है। बात करें पहले नंबर की, पी का मतलब है प्लानिंग, योजना बनाना, क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में पहले से निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना ही नियोजन कहलाता है। काम को करने से पहले उसके सभी पक्षों के बारे में सोचना पड़ता है और एक लंबी चौड़ी रूपरेखा तैयार करनी होती है। इसके साथ साथ साधनों और धन की भी उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। यह सब करना मुख्य कार्यपालिका का ही काम है। दूसरा आता है ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। प्रशासन की सफलता के लिए एक सुव्यवस्थित संगठन का होना भी बहुत जरूरी है। संगठन के बिना प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग, आयोग, निगम, कार्यालय, ब्यूरो आदि अनेक संस्थाएं स्थापित करता है। वैसे तो संगठन की बाहरी रूपरेखा विधान पालिका निर्धारित करती है, लेकिन उसका विस्तृत आंतरिक स्वरूप मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अर्थात यह निर्णय मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही लिया जाता है कि वह अपने कामों को मुख्य कार्यपालिका द्वारा ही लिया जाता है कि विभाग को आगे कितने डिवीजनों में बांटा जाएगा, ताकि वह अपने कामों को सफलतापूर्वक कर सके। इसके अलावा पुरानी इकाइयों का पुनर्गठन करना भी मुख्य कार्यपालिका का ही काम। तो संगठन बनाने का मतलब है
कि आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी इकाई स्थापित करने जा रहे हैं। और एस का मतलब है स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। मुख्य कार्यपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी काम करता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राजदूतों, वित्त आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता है उनको पद से भी हटा सकता है। तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना भी जरूरी है। और तीसरा चौथा काम है डी का मतलब है डायरेक्टिंग, निर्देश जारी करना। मुख्य कार्यपालिका का एक काम निर्देश जारी करना भी। संविधान द्वारा मुख्य कार्यपालिका को जो काम दिए गए हैं उन कामों को वह स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह उन्हें अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाता है, नीचे के अधिकारियों से करवाता है। ऐसी स्थिति में यह उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह इस बात की जांच करे कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कामों को ठीक प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। इसलिए मुख्य कार्यपालिका समय समय पर अपने अधीन कर्मचारियों को, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देश जारी करता है ताकि वे कामों को ठीक प्रकार से कर सकें। इसके साथ साथ उसे निरीक्षण करने, सुपरविजन करने की भी शक्ति होती है। वह किसी भी विभाग की जांच पड़ताल का आदेश दे सकता है, किसी भी विभाग से फाइलें अथवा कोई भी जरूरी कागज परीक्षण के लिए मंगवा सकता है। तो इस प्रकार डायरेक्टिंग, निर्देश जारी करना भी मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक काम है। और उसके बाद आता है CO, कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय स्थापित करना। संगठन के कामों में एक रूपता लाना भी, या संगठन के कामों में एक रूपता लाना ही समन्वय कहलाता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, संगठन के कामों में एक रूपता लाना ही समन्वय कहलाता है। आज सरकार के कामों को करने के लिए अनेक विभागों, डिवीजनों, बोर्ड और आयोगों की स्थापना की गई। इन सभी इकाइयों में समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है ताकि उनके कामों में किसी भी प्रकार का दोहराव या दोहरापन उत्पन्न है, दोहरापन पैदा ना हो। काम एक है, मुख्य कार्यपालिका विभिन्न कामों में समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक अंतर विभागीय कड़ियों की स्थापना करता है। दोहरेपन का समन्वय का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही काम को दो इकाइयां कर रही हो, क्योंकि इससे जहां समय की बर्बादी होती है वहां पैसे की भी बर्बादी होती है। और अगला जो है छठे नंबर पर आता है आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य अभी बचा हुआ है, कितना धन खर्च हुआ है और बाकी काम के लिए कितना धन अपेक्षित है, इसकी रिपोर्ट तैयार करना भी मुख्य कार्यपालिका का ही काम है। और लास्ट में आता है बी का मतलब होता है बजटिंग, यानी कि बजट बनाना या वित्त का प्रबंध करना। आय व्यय का विवरण तैयार करना बजट कहलाता है। मुख्य कार्यपालिका वार्षिक बजट तैयार करवाता है और उसे संसद के सामने पेश करता है। वास्तव में बजट बनाने का काम कार्यपालिका का ही, लेकिन जब तक संसद बजट को पास नहीं कर देती तब तक सरकार ना तो एक भी पैसा खर्च कर सकती है और ना ही टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा कर सकती। संसद की अनुमति मिल जाने के बाद कार्यपालिका को देश की आय और व्यय पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। वह संसद के नियमों के अनुसार बजट को लागू करता है। तो बजट बनाना भी मुख्य कार्यपालिका के मुख्य प्रशासनिक कार्य है। लास्ट में एक और चीज आती है कि वो है कि एक सफल मुख्य कार्यपालिका के क्या गुण होने चाहिए। एक सफल मुख्य कार्यपालिका के क्या गुण होने चाहिए, या एक सिंपल सी बात में हम कह सकते हैं कि एक अच्छे मुख्य प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि वो देश के शीर्ष पर बैठा होता है। उसमें क्या गुण होने चाहिए ताकि वो नीचे काम करने वाले अधिकारियों के लिए एक मॉडल बन जाए, एक आदर्श बन जाए। तो इसमें हम कई गुण बता सकते हैं। पहला उसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत गुण की बात करें अगर हम, तो एक सफल मुख्य कार्यपालिका में कुशल बुद्धि, उद्देश्य की दृढ़ता, काम में रुचि और कठोर परिश्रम जैसे व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। दूसरा है अच्छा नेतृत्व। मुख्य कार्यपालिका में उच्च कोटि का नेतृत्व होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर सके और उनमें आत्मविश्वास भर सके। एक और है तीव्र बुद्धि। एक अच्छे मुख्य प्रशासक में तीव्र बुद्धि होनी चाहिए ताकि वह समस्याओं का तत्काल समाधान कर सके। और चौथा है दुर्गुणों से मुक्त। एक कुशल मुख्य कार्यपालिका को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद जैसे दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें यह दुर्गुण होंगे तो वह नीचे काम करने
वाले कर्मचारी भी, तो उसके नीचे जो काम करेंगे कर्मचारी, उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी दुर्गुणों में लिप्त हो जाए। कार्यों का विकेंद्रीकरण, ये भी इसमें एक गुण होना चाहिए। मुख्य कार्यपालिका को सभी काम अपने पास नहीं रखने चाहिए, बल्कि कामों को नीचे के कर्मचारियों में बांट देना चाहिए। इससे एक तरफ तो काम का बोझ कम हो जाता है और दूसरा काम करने की जिम्मेदारी सभी लोगों पर आ जाती है। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। प्रशासन में केवल निर्णय लेना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि शीघ्र और सही निर्णय लेना जरूरी है। अतः मुख्य कार्यपालिका में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यदि निर्णय लेने में थोड़ी सी भी देरी की जाएगी तो इससे प्रशासन के कामों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। काम के प्रति सम्मान, ये भी बहुत जरूरी है। मुख्य कार्यपालिका में अपने काम के प्रति सम्मान और अनुशासन की भावना होनी चाहिए। उसे अपने काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। और संयम स्वभाव, मुख्य कार्यपालिका को संयम स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसमें क्रोध सहन करने की आदत होनी चाहिए, क्रोध सहन करने की आदत होनी चाहिए। तो ये मुख्य कार्यपालिका के बारे में पूरा चैप्टर आपके सामने रखा गया है। आप जब तक इसको 2 या 3 बार नहीं देखेंगे तब तक आप मुख्य कार्यपालिका के प्रकार और उसके कामों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको 1 या 2 बार जरूर देखें, पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।